हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन कैलकुलस में वो होगा लिमिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाई डू वी स्टडी लिमिट? सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैथमेटिक्स में हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका हम आंसर नहीं निकाल पा रहे थे, जिसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग बाद में इसकी चर्चा करेंगे। जो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं जान पा रहे थे, वो ये था कि फाइंडिंग tangent to curve at a point। ठीक है, फाइंडिंग tangent to curve at a point। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैथमेटिशियंस को बहुत परेशान कर रहा था। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान चीज है। ठीक है, टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे कर्व पे निकालना है तो हम सीधे क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स कर देते हैं और हमारा क्या निकल जाता है, स्लोप निकल जाता है। ठीक है, और स्लोप निकल जाता है, पॉइंट हमें पता है, टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख लेंगे। लेकिन when the idea of derivative was not there, ठीक है, आइडिया ऑफ डेरिवेटिव नहीं था, तब ये प्रॉब्लम था हमारे पास कि अगर हमारे कर्व पे, लेट अस से ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है, ये हमारा कोई कर्व है और इस पे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट मान लेते हैं हम, लेट अस से एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट, ये पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, एंड वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एज ऑफ येट। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? द प्रॉब्लम इज कि जब भी हम लाइन के स्लोप के बारे में बात करते हैं, पॉइंट तो हमें पता है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो जब भी हम लाइन के स्लोप की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा लाइन पे दो पॉइंट्स चाहते हैं। वी वांट टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, सच दैट हम उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन का स्लोप निकाल सकें बाय द फॉर्मूला ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लेट अस से फॉर द टाइम बीइंग इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं x1 कॉमा एफ ऑफ x1। ठीक है, तो अगर हमें ये दो पॉइंट्स पता होते तो हम क्लियरली इस टेंजेंट का जो स्लोप होता, लेट अस से इस पॉइंट को मैं p और इस पॉइंट को q बोलता हूं, तो स्लोप ऑफ pq मैं क्लियरली लिख सकता था f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ x1 अपॉन x नॉट माइनस x1। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स है नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट पता है, x नॉट कॉमा एफ ऑफ x नॉट। तो हमने किया क्या कि ये पॉइंट जो x1 कॉमा एफ ऑफ x1 है, इसको क्लोज लाते गए हम। ठीक है, इसको और क्लोज लाते गए हम पॉइंट p के। ठीक है, तो ये इतना क्लोज लेके आए कि ये ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएं, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएं। तो ये जो सीकेंट अभी बना है PQ आपका, ये क्या बन जाएगा, एक टैंजेंट बन जाएगा। सो द आइडिया इज कि दैट वी कीप ब्रिंगिंग द पॉइंट Q, हम लोग पॉइंट Q को P के पास लाते गए, बहुत ही करीब लाते गए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अपने टैंजेंट का स्लोप मिल गया। अब यही कॉन्सेप्ट हमारे लिमिट का होता है। लिमिट में हम क्या करते हैं कि अपने वेरिएबल पॉइंट को किसी एक कांस्टेंट के बहुत क्लोज लेके जाते हैं। ठीक है, बहुत पास लेके जाते हैं और फिर हम वहां पे जो भी फंक्शन का नेचर है वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट। तो हम यहाँ पे अगर PQ के स्लोप यानी टैंजेंट का स्लोप अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें इस कर्व में, तो टैंजेंट का स्लोप विल बी, ठीक है,
tangent का slope will be m, but when q approaches p, ठीक है, तो ये जो स्लोप बनेगा ये तब बनेगा जब x1 अप्रोचेस x0, ठीक है, x1 अप्रोचेस x0, और इस केस में फिर हमारा स्लोप हो जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन, या f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रिंग द पॉइंट x1 वेरी क्लोज टू x0, ठीक है। तो ये जो आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग पॉइंट्स क्लोज टू वन अनदर है, इसी आइडिया को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट, ठीक है। इसका फॉर्मल डेफिनेशन और भी देखेंगे, पहले कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों हमें लिमिट जानने की जरूरत है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये फंक्शन दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस फंक्शन में, सिंस हम जानते हैं कि इस फंक्शन के डोमेन में एक्स वन नहीं है, एक्स इज इक्वल टू वन नहीं है, तो अब अगर मैं वन के नजदीक इस फंक्शन का नेचर एनालाइज करना चाहूं, ठीक है, तो वो कैसे करूंगा। एक्स इज इक्वल टू वन तो हम फंक्शन में डाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तो वो तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इसका ग्राफ बनाना होगा, तो हमें ये तो देखना होगा ना कि वन पे नहीं चलो, एग्जैक्टली वन पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1.0001 पे क्या है, 1.001 पे क्या है, 1.01 पे क्या है, 1.1 पे क्या है। अगर ये सारी वैल्यूज हमें पता चलेंगी तभी तो हम इसका ग्राफ प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगेन द आइडिया ऑफ लिमिट कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। सो एक बेसिक आइडिया है कि हम लोग लिमिट क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको याद हो, फंक्शन के डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कैलकुलस है, ठीक है, बाकी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही होती हैं। दिस इज मोर ऑफ अ डायनामिक नेचर एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। सो लिमिट बेसिकली बिल्ड्स अगेन द आइडिया ऑफ एनालाइजिंग फंक्शंस, ठीक है। लिमिट से हम लोग फंक्शन को एनालाइज करना ज्यादा अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि लिमिट से हम लोग टैंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, आगे चल के देखेंगे तो लिमिट से ही हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। लेकिन इन सारे चीजों को जानने से पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड डेफिनिशंस हैं, ठीक है, हमें कुछ स्टैंडर्ड डेफिनिशंस हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, वो जानने पड़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को जानने से पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड डेफिनिशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज अगर हमारे क्लियर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमें जानना जरूरी है वो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या कहते हैं। स्पेशली अगर मान लें हम पॉइंट x इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, तो अगर इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो ये हो जाता है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इज इक्वल टू ए, नेबरहुड ऑफ पॉइंट x is equal to a is the interval a minus delta comma a plus delta, where delta is a
स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो कई बार इसको हम लोग डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए भी कह देते हैं। ठीक है, कई बार इसको हम लोग डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए भी कह देते हैं। ठीक है, तो नेबरहुड हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मान लीजिए पिक्टोरियली इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। अब a प्लस डेल्टा, डेल्टा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमें क्या करना है, a माइनस डेल्टा से लेकर, ठीक है, a प्लस डेल्टा तक का जो इंटरवल हमें मिलता है, ये इंटरवल जो होगा ये बेसिकली x इज इक्वल टू ए का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेबरहुड डिफाइन करते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है जो हमें जानना जरूरी है, वो है डिलीटेड या फिर पंक्चर्ड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड या फिर कई बार इसको हम पंक्चर्ड नेबरहुड भी कहते हैं। डिलीटेड या फिर पंक्चर्ड नेबरहुड। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जानने से क्या होगा कि हमारा आइडिया ऑफ लिमिट ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगेन डिलीटेड या फिर पंक्चर्ड नेबरहुड की बात करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट x इज इक्वल टू ए के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ डिलीटेड नेबरहुड of point x is equal to a is an interval a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा, और उसमें पॉइंट a खुद इंक्लूडेड नहीं होता है फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगेन इसको भी पिक्टोरियली समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन हुआ और ये पॉइंट है कहीं हमारा x इज इक्वल टू ए। तो अगर हमारे पास a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा की बात करें तो ये नेबरहुड जो ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या किया हमने, x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट हमने क्या किया, हटा दिया। तो ये जो इंटरवल आपको मिलता है इसको हम लोग कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तीसरा टर्म जो आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, वो होता है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट या फिर इसको हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट। अब ये क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन of a function fx if every neighborhood of x is equal to a contains at least one point of domain, at least one point of domain other than x is equal to a, other than x is equal to a। इसको समझिए,
ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू ए को हम लोग लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट तभी कहेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा x इज इक्वल टू ए है, तो इसको हम लोग अपना लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट तभी कहेंगे जब इसके नेबरहुड में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा हो, कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जो हमारे फंक्शन के डोमेन में लाई करे, ठीक है, अदर देन x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए को छोड़ के। अच्छा, यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि द लिमिट पॉइंट इटसेल्फ डोमेन में हो इसकी कोई जरूरत, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी कहने का मतलब कि द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फैक्ट इज कि द लिमिट पॉइंट इटसेल्फ need not be in domain। मतलब वो डोमेन में हो भी सकता है, डोमेन में नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ उसके नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन फंक्शन के डोमेन में लाई करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन है और उसका डोमेन है लेट अस से 4 से लेकर 9 तक, ठीक है, और यूनियन, और इसमें एक पॉइंट में डाल देता हूं लेट अस से 12। मान लीजिए ये हमारे किसी फंक्शन का डोमेन है, तो अगर हम इसमें बोलें कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्या 4 हमारा लिमिट पॉइंट होगा? क्या 4 हमारा लिमिट पॉइंट होगा? हाँ, लिमिट पॉइंट होगा। ऑल्दो 4 खुद डोमेन में नहीं है, लेकिन 4 के नेबरहुड में, यानी 4 के इमीडिएटली राइट में आप जब जाओगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो फंक्शन के डोमेन में है। तो 4 हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 4.1, 4.2, 4.25, 4.255, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब के सब क्या है? लिमिट पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या 12 हमारा लिमिट पॉइंट है? इज 12 आवर लिमिट पॉइंट? क्या 12 हमारा लिमिट पॉइंट है? तो 12 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 के नेबरहुड में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमारे फंक्शन के डोमेन में लाई करे, ठीक है, तो 12 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया लिमिट पॉइंट का। इसमें एक और डेफिनेशन आता है, चौथा पॉइंट, और ये है हमारा आइसोलेटेड पॉइंट का। आइसोलेटेड पॉइंट, अब ये आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आइसोलेटेड। तो हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डोमेन, is an isolated point of domain, ठीक है, if isolated point of domain if in some neighborhood of x is equal to a, in some neighborhood of x is equal to a, there is no point in the domain. There is no point in the domain other than x is equal to. No point in the domain other than x is equal to a। यानी डोमेन में और कोई पॉइंट नहीं होगा x is equal to a को छोड़ के। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल की ही बात करें, अगर हमारे पास लेटस से डोमेन, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने लिया था 4 to 9 यूनियन 12,
तो क्या 4 इसमें लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है? 4 आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि 4 के नेबरहुड में हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो फंक्शन के डोमेन में लाई करते हैं। लेकिन क्या 12 एक आइसोलेटेड पॉइंट है? तो 12 एक आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि 12 के नेबरहुड में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा अदर देन 12 इटसेल्फ जो फंक्शन के नेबरहुड में लाई करे। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये चारों डेफिनेशंस जानने के बाद हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट को जानने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम लिमिट की बात करें, ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट लिमिट। एक ब्रीफ आइडिया हम लोगों ने लिया शुरुआत में कि हम लोग लिमिट क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर उसको हम समराइज करें, उन सारे पॉइंट्स को समराइज करें, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये निकल के आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके कैलकुलस को बाकी के मैथमेटिक्स से क्या करता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट differentiates calculus from other branches of mathematics like algebra और ट्रिगो। ठीक है क्या? तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हमारे कैलकुलस को बाकी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, फिर इसका और दूसरा क्या यूज है? तो लिमिट को जानने से क्या होता है, हम फंक्शन को ज्यादा डिटेल में एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में एनालाइज कर पाते हैं, ये देख पाते हैं कि फंक्शन किसी भी पॉइंट के अराउंड किस तरीके से वैरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू एनालाइज नेचर ऑफ फंक्शन around a point, यानी कहने का मतलब कि दैट इज हाउ अ फंक्शन वैरीज। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया है f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, लेट अस से हमने जो एग्जांपल लिया था x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, x प्लस 1 भी ले सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती हमारी, तो 1 के आसपास अगर हम फंक्शन का नेचर एनालाइज करें तो हम क्लियरली देखते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता तो हम फंक्शन को क्लियरली फैक्टराइज करके x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल, क्योंकि x माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ हम देखें इस फंक्शन का, ठीक है, इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनेगा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनेगा, लेकिन x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, हमारे डोमेन में नहीं होगा। x इज इक्वल टू 1 हमारे डोमेन में नहीं होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें कोई पॉइंट ग्राफ पे नहीं मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं कि 1 के आजू बाजू फंक्शन किस तरीके से वैरी कर रहा है, तो x इज इक्वल टू x की कुछ वैल्यूज लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यूज लेते हैं। तो लेट अस से एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं x की कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज देख रहा हूँ। तो अगर मान लो हम 1
पे राइट से अप्रोच करते हैं, राइट से अप्रोच करते हैं। तो चलिए हम 2 से शुरू करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1.5 के करस्पॉन्डिंग देखा तो फंक्शन की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। 1.1 के करस्पॉन्डिंग देखा तो फंक्शन की वैल्यू 2.1। 1.01 के करस्पॉन्डिंग देखा तो फंक्शन की वैल्यू 2.01। 1.001 तो देखो 1 के और नजदीक लाते जा रहे हैं, तो 2.001। 1.00001 तो ये देखोगे तो 2.00001। ठीक है क्या? तो यानी आप यहां से देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम x को 1 के करीब ला रहे हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू किसके करीब जा रही है? 2 के करीब जा रही है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करते हो, ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो अगर x की वैल्यू हमने 0 ली लेट अस से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है? 1। 0.5 ली तो फंक्शन की वैल्यू 1.5। 0.9 ली हमने तो फंक्शन की वैल्यू 1.9। 0.99 ली हमने तो फंक्शन की वैल्यू 1.99। 0.9999 ली हमने तो फंक्शन की वैल्यू 1.9999। यहां से भी हम देख रहे हैं कि अगर हमने लेफ्ट में बात करी, लेफ्ट से भी अप्रोच करने की बात करी, तो यहां पे भी जब जैसे जैसे हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू किधर को अप्रोच कर रही है? 2 को अप्रोच कर रही है। तो एटलीस्ट हमें आइडिया लग गया कि 1 के आजू बाजू यहां पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और जैसे ही फंक्शन x की वैल्यू हम 1 के करीब ले जा रहे हैं, हमारे फंक्शन की वैल्यू किसके करीब जा रही है? 2 के करीब जा रही है। ठीक है, अब एक और फंक्शन हम लेते हैं। ठीक है, एक और फंक्शन की बात करते हैं। लेट अस से मैंने इस बार फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1 लिया। अब इसका अगर हम नेचर एनालाइज करें, ठीक है, इसके लिए भी एक टेबल बना के देखते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या हो रही है। तो अगर हमने राइट से अप्रोच करना शुरू किया, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ हम एफ एक्स की वैल्यू लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1.5 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 1.25 लोगे तो 0.25 यानी फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 1.1 लोगे आप, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 10 हो जाएगी। x की वैल्यू 1.01 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 100 हो जाएगी। 1.001 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1000 हो जाएगी, और 1.0001 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 1 के करीब जा रहे हैं राइट से, ये तो फंक्शन की वैल्यू बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, और वहीं अगर हम लेफ्ट से जाने की कोशिश करते हैं, अगर यहीं पे हम लेफ्ट से जाने की कोशिश करते हैं, तो अगर 0 पे देखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। 0.5 पे -2, 0.25 पे, ठीक है, -4, ठीक है, 0.75 पे, 0.9 पे ये -10, 0.99 पे -100 एंड सो ऑन। तो ये देख रहे हैं कि लेफ्ट से जब हम अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, तो ये तो नेगेटिव में बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है वैल्यू। तो इसीलिए आइडिया ऑफ लिमिट को हम लोग फंक्शन किस तरीके से वैरी कर रहा होता है किसी एक पॉइंट के आसपास, उसको भी एनालाइज करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट यूज करते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया था, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम यूज करते हैं लिमिट्स का। ठीक है, तो वी यूज लिमिट्स, we use limits to define tangent lines. To define tangent lines कहां पे? At a point. Tangent lines at a point on curve. किसी भी कर्व पे मान लीजिए सिर्फ आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके वहां पे टैंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन हो गया। और इनफैक्ट यही ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन आगे जाके हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा जाता है फंक्शन के अंदर, और वो होता है हमारा
डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ लिमिट leads to leads us to an important concept of derivative of functions. Important concept of derivative of function. ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि लिमिट हमने पढ़ना क्यों शुरू किया, ठीक है, और हम लोग इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं लिमिट का अपने कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने एक सिंबल लिखा, ये x अप्रोचिंग टू 1, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ x अप्रोचिंग 1, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये टर्म हमारे पूरे चैप्टर में बहुत बार आएगा, ठीक है, बहुत बार आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x अप्रोचिंग टू 1 कहने का मतलब हम एग्जैक्टली x इज इक्वल टू, जैसे x अप्रोचिंग टू a कहने का मतलब ये नहीं है कि हम x की वैल्यू a रख रहे हैं, ठीक है, हम a नहीं रख रहे, लेकिन x को a के बहुत ही करीब लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है कि when x takes values very close to a but not exactly a, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ए, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं वी से दैट x अप्रोचेज ए। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, x अप्रोचेज ए, यानी x a को अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली a पे नहीं जा रहा है। तो अब अप्रोच करने के भी दो तरीके, जैसा कि हमने ग्राफ डायग्राम में देखा था कि अगर आपके पास ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, तो a पे अप्रोच करने के भी तो दो तरीके हैं आपके पास। आप या तो a पे लेफ्ट से जा सकते हो, ठीक है, या फिर a पे आप राइट से जा सकते हो। तो अप्रोच करने के भी आपके पास दो डायरेक्शन है, एक लेफ्ट से अप्रोच करने का और एक राइट से अप्रोच करने का। तो अगर लेफ्ट अप्रोच की बात करते हैं, अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि हम x पे लेफ्ट से जा रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x अप्रोचेस a माइनस कहने का मतलब कि a के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है x a को। और अगर अप्रोच फ्रॉम राइट की बात करें, अप्रोच फ्रॉम राइट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x अप्रोचेस टू a प्लस से, x अप्रोचेस टू a प्लस। तो ये रिप्रेजेंटेशंस क्या है, अगर आपको क्लियर है तो काफी आसानी होगी लिमिट समझने में। तो ये तो हमने बात की नेबरहुड की, पॉइंट्स की, लिमिट पॉइंट की, क्लस्टर पॉइंट की, है ना, या फिर आइसोलेटेड पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं लिमिट को, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहता है समझेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। इसको एक्चुअली इनफॉर्मल डेफिनेशन कहते हैं लिमिट का। वी राइट, है ना, लिमिट
x approaching to a fx is equal to L, ठीक है, is equal to L and say that ठीक है, limit of fx when x approaches a is L। ये लिखते हम लोग इस तरीके से हैं और बोलते हम लोग इस तरीके से हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी राइट लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx is equal to L and say that limit of fx when x approaches a is L if we can make the value of fx arbitrarily close to L as x is sufficiently close to a। ठीक है, x is, या फिर ऐसे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ fx आर्बिट्ररी क्लोज टू L एज x is taken या x is taken, ठीक है, sufficiently close to L। तो ये हमारा फॉर्मल डेफिनेशन हो गया। आप समझते क्या है? इसको समझते हैं कि ये एग्जैक्टली बोल क्या दिया गया अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में बच्चों ये बोला गया यहां से कि अगर आपके पास लेटर से हमने ये ग्राफ देखा था, ठीक है, हमने ये ग्राफ देखा था fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का। तो इस ग्राफ पे हमने देखा था कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ था। 1 ऑल्दो हमारे ग्राफ में नहीं था ये पॉइंट, लेकिन फिर भी हमने बोला कि x इज इक्वल टू 1 पे जैसे जैसे हम 1 वे लेफ्ट से अप्रोच करते हैं 1 के, तो फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच करती है, और अगर राइट से भी हम x इज इक्वल टू 1 पे अप्रोच कर रहे होते हैं तो फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच करती है? 2 पे अप्रोच कर रही होती है। तो जब हम लोग बात करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम 1 के लेफ्ट से भी जब अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही थी, 1 के राइट से भी जब अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही थी। ठीक है क्या? तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 2। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को होता है जो मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं। हमने बोला fx 2 को अप्रोच कर रहा है, तो fx अप्रोचिंग टू 2 लिखना और ये लिखना कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx अप्रोचेस 2, ठीक है, ये सही है क्या? तो बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है। लिमिट कभी भी अप्रोच नहीं करता, लिमिट तो अपना एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। यानी कहने का मतलब हमने लिखा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx इज इक्वल टू L, यानी ये आपकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है, L के बराबर है, न कि L को अप्रोच कर रही है। ठीक है, यानी यहां पे हम जो बात कर रहे हैं इस लिमिट की, ये वैल्यू इक्वल टू 2 है, न कि 2 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो ये बात समझो आप और हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं लिमिट, ये अप्रोच नहीं कर रही होती है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने बात करी थी कि हमने बताया कि अप्रोच करने का पॉइंट को 2 रास्ता होता है, या तो आप उस पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हो या फिर उस पॉइंट को राइट से अप्रोच कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए
लिमिट को भी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक आपका लिमिट डिफाइन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी यहां पे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पे जो पॉइंट को हम लोग अप्रोच करेंगे वो किधर से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, वी राइट LHL is equal to left hand limit is equal to limit x approaching to a minus fx is equal to L। ठीक है, वी राइट LHL is equal to, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL बोलेंगे। ठीक है, तो LHL की वैल्यू हो जाती है x अप्रोचिंग टू a माइनस fx, और अगर इसकी वैल्यू a L है तो हम लोग कहते हैं एंड से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to a is L। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to a is L, यानी कहने का मतलब ये है कि when x approaches या when x is taken, ठीक है, sufficiently close to a from left से, then fx approaches arbitrarily close to L। तो देखो ये सब अंग्रेजी की चीजें हैं, अंग्रेजी में समझने की चीजें हैं, अंग्रेजी में लिखी हुई है, बस आप देख लीजिए। समझना हमें इस ग्राफ से है। ग्राफ में हमने देखा यहाँ पे कि जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे 1 पे, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ को अप्रोच कर रही थी, 2 को अप्रोच कर रही थी। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं कि हमारा LHL यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस fx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे 2 पे तो हमारी 2 तो वैल्यू आई थी, लिमिट तो हम 1 पे देख रहे हैं ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग इसको और भी कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, LHL को हम लोग कई बार अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, जैसे हमने अभी लिखा लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस fx, या फिर कई बार इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं f ऑफ a माइनस। ठीक है, f ऑफ a माइनस, अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस दिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं f ऑफ a, या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो ये अलग अलग तरीके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के। तो राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे तो अंग्रेजी वाली चीजें कम लिख के हम लोग समझने वाली चीजें ज्यादा देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे RHL। ठीक है, और RHL हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो RHL को हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस fx, या फिर हम इसको f ऑफ a प्लस भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस हैं आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकाला, राइट हैंड लिमिट अलग निकाला,
तो लिमिट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या असर होगा? तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, और इसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में ये नोट है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किसी भी पॉइंट पे, है ना, हमारे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन at x is equal to a exists if आपके कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है, इनफैक्ट एक ही कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x is equal to a exists if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। ये क्या आनी चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर ये दोनों लिमिट RHL और LHL दोनों बराबर हो लेकिन फाइनाइट नहीं हो तो भी हमारा लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और दोनों क्या हो? फाइनाइट हो। तभी हम कहेंगे कि हमारे किसी भी फंक्शन f(x) का लिमिट x इज इक्वल टू a पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल सब लेते हैं। हमने कहानियां तो बहुत पढ़ ली, थियोरी बहुत पढ़ लिया, एग्जाम्पल जब तक हम नहीं लेंगे तब तक ये सारी चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग एक ग्राफिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से हम लोग लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं और लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे एक्सिस हो गए और हम इस पे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इस पे ग्राफ हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने होल्ड कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे हमने होल्ड किया और ये वैल्यू हम यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ किया। ठीक है, यहाँ पे हमने किया होल्ड, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे किया हमने होल्ड। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको ऐसे लेके गए और ये इंफिनिटी तक चला गया। ठीक है, तो पॉइंट्स में मार्क कर देता हूं आपको। ये पॉइंट है लेटेस्ट से हमारा 1, ये पॉइंट है हमारा 2, इधर आपका इंफिनिटी चला गया, इधर है आपका 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको क्या निकालना है? आपको बताना है कि बताइए f ऑफ 0 प्लस क्या होगा, f ऑफ 1 माइनस क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस क्या होगा, f ऑफ 2 माइनस क्या होगा, f ऑफ 2 प्लस क्या होगा, f ऑफ 3 माइनस क्या होगा, f ऑफ 3 प्लस क्या होगा, f ऑफ 4 माइनस क्या होगा, f ऑफ 4 प्लस क्या होगा और f ऑफ 5 माइनस क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पहले हमें अलग अलग बतानी है। ठीक है, ग्राफ आपका इस तरीके से है। ठीक है, इसको छोटा करके हम लोग ये देख लेते हैं। तो हमें ये सारी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके वैल्यूज क्या क्या होते हैं हमारे पास। f ऑफ 0 प्लस की बात करते हैं तो 0 के इमीडिएट राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, f ऑफ 1 माइनस 1 के इमीडिएट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। f ऑफ 1 प्लस 1 के इमीडिएट राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। देखो 1 के इमीडिएट राइट में फंक्शन तुरंत कहां पे चला जाता है? 1 पे चला जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, फंक्शन के इमीडिएट राइट में हम कहां पे चले गए? 1 पे चले गए। ठीक है,
2 के इमीडिएट लेफ्ट में हम कहाँ पे हैं, 1 पे हैं, और 2 के इमीडिएट राइट में भी हम कहाँ पे हैं, 1 पे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 का इमीडिएट लेफ्ट भी 1, 2 का इमीडिएट राइट भी 1। 3 का इमीडिएट लेफ्ट देखो, 3 का इमीडिएट लेफ्ट पे भी हम 2 हैं, और 3 के इमीडिएट राइट पे भी हम 2 हैं। 4 के इमीडिएट लेफ्ट पे भी हम 1 हैं, 4 के इमीडिएट राइट पे भी हम 1 हैं। 5 के इमीडिएट लेफ्ट पे आप देखोगे तो ये वैल्यू आपकी कहाँ चली जा रही है, इन्फिनिटी चली जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी चली जा रही है। तो अब बताओ कि ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करें, और मैं आपसे पूछूंगा कि इन सारे पॉइंट्स में लिमिट एग्जिस्ट्स एट विच पॉइंट्स, लिमिट एग्जिस्ट्स एट विच पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या 0 पे एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि 0 का लेफ्ट नेबरहुड है ही नहीं। तो अगर लेफ्ट नेबरहुड नहीं है तो हम लोग सिर्फ आरएचएल की बात करेंगे, जो नेबरहुड हमारे पास अवेलेबल है बस उसी नेबरहुड की बात करेंगे। तो यहां एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लेफ्ट नेबरहुड है ही नहीं हमारा, तो जो नेबरहुड हमारे डोमेन में ही नहीं है उसकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। तो 1 माइनस पे देखो, आपके पास वैल्यू 0 है, 1 प्लस पे वैल्यू 1 है, तो यानी यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई लिख दूंगा, यानी 1 पे आपका। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे करता है वो पॉइंट्स लिख लेते हैं, और डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे करता है वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो एग्जिस्ट हमारा 0 पे कर गया, डज नॉट एग्जिस्ट 1 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे। 2 पे एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, x इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि 1 2 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। 4 का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। 5 का राइट डिफाइंड नहीं है, हमारे फंक्शन में राइट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा भाई, क्योंकि हमारे पास राइट नेबरहुड है ही नहीं। तो हम लोग बात सिर्फ किसकी करेंगे, लेफ्ट नेबरहुड की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेफ्ट नेबरहुड पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी इन्फिनिटी आ रही है, और हमने बोला था कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या यहाँ पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, fx इज इक्वल टू, मान लीजिए फंक्शन हमने लिया 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, है ना, और 4 माइनस एक्स स्क्वेयर जब x की वैल्यू लेस देन 2 हो। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें बताना है फाइंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी, फाइंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे हमें फंक्शन का क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे अक्सर कई बार हमें होगा आगे जाके आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना है और कब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब fx इज इक्वल टू, मैं सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ, fx इज इक्वल टू जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की बात की थी, तो यहाँ तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात नहीं की, है ना, और हमने बोला कि सीधे लिमिट की वैल्यू किधर जा रही है, 2 को जा रही है, क्योंकि हमने चेक किया था 2 से भी अगर आप बात जाते हैं 1 के राइट से भी आते हैं और 1 के लेफ्ट से भी आते हैं, तो वैल्यू दोनों ही 2 को अप्रोच कर रही होती है। तो ऐसे केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी फंक्शन
किसी पॉइंट पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। चेंज कर रहा हूं कहने का मतलब कि यहाँ पे देखो 2 के राइट में फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है और 2 के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है। तो इन पॉइंट्स पे हमें क्या करना होता है, हमें अलग अलग अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। अब 2 माइनस यानी 2 से छोटे में फंक्शन का हमारा डेफिनेशन क्या था, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस, देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो ये तो वैल्यू हमारी जीरो को अप्रोच कर रही है, क्योंकि ऐसे केस में आप सीधे सीधे देखोगे तो 2 माइनस यानी 2 के बहुत करीब जाओगे तो ये वैल्यू किधर को जाएगी, जीरो को जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा जीरो हो गया। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस। अब 2 प्लस पे हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन था, तो देखिए 2 प्लस पे हमारा फंक्शन डिफाइन था 2x माइनस 3। तो 2 प्लस पे तो ये देखिएगा तो ये तो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी क्लियरली हम देख रहे हैं यहां से LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी यहां से हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है।